भूख के मारे आवाज ही नहीं निकल रही है, वरना इस वक्त तो मैं श्याम कल्याण सुनाता। मार के चीज है। ड्राइवर, फरीदी चीखा। जाने भी दीजिए, हमीद उसका शाना थपकता हुआ बोला। अगर बेचारे के कान के पर्दे फट गए तो उसके बाल बच्चों के हलक फट जाएंगे। तुम हो कौन? फरीदी ने तल्ख लहजे में पूछा। लेकिन मैं तुमसे हरगिज ये न पूछूंगा कि तुमने ये सब किस लिए किया है। ठीक है, रिवाल्वर वाला मुस्कुरा कर बोला। जितनी बहादुरी चाहो दिखा लो, फिर मौका ना मिलेगा। क्या समझे? हमीद ने फरीदी के शाने पर हाथ मार कर कहा। भाई वली अल्लाह मालूम होते हैं, हमारे खाने पीने का इंतजाम पहले ही कर लिया होगा। जरूर जरूर, रिवाल्वर वाला मुस्कुरा कर बोला और फिर रिवाल्वर की तरफ इशारा कर कहने लगा, इस गजा के मुतालिक क्या ख्याल है? बहुत कम लोग इसे पसंद करते हैं, हमीद ने कहा। वैसे शानदार चीज है, जरा देना तो। पीछे हटो, रिवाल्वर वाला दुरुस्त लहजे में बोला। बड़े भाई बुरा मान गए? हमीद ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर पूछा। फरीदी इंतहाई बेताल्लुकाना अंदाज में उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो उस रिवाल्वर को नकली समझता हो। एक जगह टैक्सी फिर रुकी और उनसे नीचे उतरने को कहा गया। हमीद उठ ही रहा था कि फरीदी ने उसका हाथ दबा दिया और वो फिर बैठ गया। टैक्सी अब भी एक वीराने में खड़ी हुई थी और न जाने किधर से दो तीन आदमी और आ गए। खींच कर बाहर निकाल लो, रिवाल्वर वाला गरजा। दूसरे आदमियों ने टैक्सी को चारों तरफ से घेर लिया। ड्राइवर अभी तक अपनी सीट पर बैठा हुआ था। हमीद को तो उन्होंने जल्दी बाहर खींच लिया, लेकिन फरीदी अभी तक अड़ा बैठा था। तीन तीन आदमी उसे खींच रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से जुम्बिश नहीं कर रहा था। शामत आमाल उनमें से एक ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। दूसरे ही लम्हे में उसकी गर्दन फरीदी के हाथ में थी और वो दरवाजे के पाटों में दबे हुए कुत्ते की तरह चीख रहा था। मैं सच कहता हूँ, गोली मार दूंगा, रिवाल्वर वाले ने बाहर से कहा। अबे तो उसमें कहने सुनने की क्या बात है, हमीद ने झल्ला कर कहा। मार भी दे, सिसका सिसका कर मारूंगा, उसने जवाब दिया। खैर, मालूम हुआ कि तुम भी अपने दिन पूरे कर चुके, हमीद दांत पीस कर बोला। शट अप, यू शट अप, डर्टी डॉग, हमीद हलक के बल चीखा। रिवाल्वर वाले ने हमीद के मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। हालांकि हमीद दो ग्रेंडील आदमियों की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, लेकिन रिवाल्वर वाले का थप्पड़ पड़ते ही गोया उसके जिस्म में बिजलियां कौंध गईं और ये एक लख्त इस तरह तड़पा कि वो दोनों उसे न संभाल सके। साथ रिवाल्वर वाला भी जमीन पर आ रहा। हमीद ने बस इतना महसूस किया कि उस पर भी कोई झपट पड़ा। खबरदार, फरीदी की गरजदार आवाज सुनाई दी। अपने हाथ ऊपर उठाओ और तुम ड्राइवर के बच्चे बाहर निकलो। हुर्रा, हमीद की ललकार दूर तक सन्नाटे में लहराती चली गई। हमीद, टैक्सी स्टार्ट करो, फरीदी ने कहा। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा, हाथ उठाए रखो। हमीद उछलकर ड्राइवर की सीट पर जा बैठा। फरीदी उन आदमियों की तरफ रिवॉल्वर की नौल नाल किए हुए आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी की तरफ ही बढ़ रहा था कि अचानक किसी तरफ से फायर होने शुरू हो गए। फरीदी झपट कर टैक्सी के आड़ में हो गया और उसके हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर से भी शोले निकलने लगे। हमीद, निकल चलो, फरीदी ने चीख कर कहा और टैक्सी चल पड़ी। हमीद ने ठेक हमीद ने टैक्सी बड़ी फुर्ती से घुमाई थी और अब उसे अच्छी खासी रफ्तार से लिए जा रहा था। उस वक्त उसके सामने एक तवील सड़क थी और कानों में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसने पिछली सीट पर नजर डाली और बेख्तियार उछल पड़ा। अगर फौरन ही स्टीयरिंग न संभाल लेता तो एक दरख्त से गाड़ी जरूर टकरा जाती। पिछली सीट खाली थी। हमीद ने बौखला कर टैक्सी रोक दी। आखिर फरीदी कहाँ गया? क्या वो बदहवासी में उसे वहीं छोड़ आया? अपनी जान बचाने के लिए यह तक न देखा कि फरीदी भी बैठ चुका है या नहीं। इस वक्त उसका दिल चाहा कि अपने ही हाथों अपना गला घोंट ले। वो टैक्सी से उतर आया और ये सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि दूर उसे किसी कार के हेडलाइट्स दिखाई दी। दफतन एक सवाल तेजी से उसके जहन में गूंज उठा। क्या वो लोग उसका ताकुब कर रहे हैं? और फिर दूसरे ही लम्हे में झपटकर वो झाड़ियों के पीछे जा चुका था। उसका अंदाजा सही निकला। कार टैक्सी के करीब आकर रुक गई। कई आदमी उतरकर खाली टैक्सी का जायजा लेने लगे। तलाश करो, उनमें से एक चीखा, झाड़ियों में घुसो। हमीद पंजों के बल नशेब में दौड़ने लगा। चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। झींगरों और मेंढकों की आवाजें सन्नाटे को झंझोड़ रही थीं। अचानक हमीद का पैर पानी में पड़ा और वो लामहदूद गहराइयों में डूबता चला गया। दूसरे दिन सुबह हमीद अपने पलंग पर पड़ा रात के वाकयात पर गौर कर रहा था। उसे अपनी उलझन का वो लम्हा अच्छी तरह याद था जब वो नादानगी में एक गहरे तालाब में जा गिरा था। इस वक्त वो सोच रहा था कि अगर उसे तैरना ना आता होता तो उसका क्या हश्र होता, और अगर उसे उस दरख्त की शाख न मिल जाती तो वो किनारे ही पर पहुंचकर डूब गया होता, वो भी दलदल में।
कमर तक तो यूं ही धंस गया था। कितनी खौफनाक दलदल थी जिसके सहारे वो फिर से दुनिया को देख सका, वरना ना कहीं जनाजा उठता, ना कहीं मजार होता, और अहबाब बेचारे पुलाव के लिए मुंह देख कर रह जाते। फरीदी न जाने कहाँ गायब हो गया था। क्या उन लोगों ने उसे पकड़ लिया? हमीद खुद को नफरीन कर रहा था। उसने शुरू ही से अपना इत्मीनान क्यों नहीं कर लिया था? अगर उसे उस वक्त ये मालूम हो गया होता कि फरीदी टैक्सी में नहीं बैठ सका तो कभी इस तरह न भागता। उसके ख्यालात की रूह अचानक यदराज गड़ी की तरफ मुड़ गई और उसे फरीदी के कौल की सदाकत पर कुछ कुछ यकीन आने लगा। उस पुरस्कार कुतबे की जिस पर मुहम्मिल अशार लिखे हुए थे अहमियत जाहिर होने लगी थी। उस कुतबे के लिए शोबे तारीख के एक लेक्चरार का कत्ल हो गया। उसे और फरीदे को पकड़ने की कोशिश की गई। वो सोचने लगा कि क्या हकीकतन तख्त अकरब जैसी किसी हैरत अंगेज तख्त का वजूद है। फिर उसे वो मुहम्मिल अशार याद आ गए और साथ ही हंसी भी आ गई। उस मिसरे पर उसका दिमाग ही चल निकला, बिच्छू पर उल्लू बैठेगा, और उसने उन्हीं औजार में मिसरे फिट करने शुरू कर दिए। उल्लू पर गधा बैठेगा, गधे पर मुर्गी बैठेगी, मुर्गी पर बिल्ली बैठेगी, बिल्ली कुकड़ू कू बोलेगी। वो गुसल खाने से आकर नाश्ते की मेज पर बैठ गया, लेकिन उस वक्त उसका दिल किसी बात से नहीं लग रहा था। उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि फरीदी पर क्या गुजरी होगी। नाश्ते से फारिग होकर वो सुबह का अखबार देखने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जा ही रहा था कि नौकर ने एक तार लाकर उसे दिया। हमीद का दिल धड़कने लगा और लिफाफा चाक करते करते उसके जहन ने लातादाद सवाल कर डाले। तार फरीदी के नाम था, लेकिन तार देने वाले का नाम पढ़कर हमीद के होंठ सिकुड़ गए। सोचने लगा कि अब क्या मुसीबत आ गई। उसने एक बार फिर तार का मजमून पढ़ा। फौरन आओ, एक नई मुसीबत, सोलत मिर्जा। हमीद सोचने लगा कि ये नई मुसीबत क्या हो सकती है। क्या वो भूत जमीला को उठा ले गए? लेकिन पिछली रात के वाकयात के बाद से वो उन्हें भूत समझने में पसोपेश कर रहा था। और फिर उन मुहम्मिल अशार में भी तो किसी नक्कारे का जिक्र था। उन भूतों को भी किसी नक्कारे की तलाश थी। इन सब बातों के बावजूद भी कम से कम जमीला की बीमारी का मामला उसकी समझ से बाहर था। लेकिन फरीदी उसे एक किस्म की बीमारी ही करार दे रहा था। खैर चलिए, बीमारी ही सही, लेकिन वो कुत्ता जो यदराज गढ़ी में सैकड़ों साल से रोता चला आ रहा है, और अमूमन बारिश ही के ज़माने में रोता है, और जब भी रोता है करीब वो जवार की नदी में इतना ज़बरदस्त सैलाब आता है कि किनारे बसे हुए गांव डूब जाते हैं। आखिर कौन सी मुंतख उस जवास को किस तरह पेश करेगा, उसे किस तरह इंसानी कारनामा करार दे। कुछ देर कबल हमीद उन सारे मामलात से बुरी तरह बेजार था और किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाना चाहता था। लेकिन फरीदी का इस तरह गायब हो जाना उसकी काहिली के लिए सुबह कातिल साबित हुआ। हमीद को यकीन था कि यदराज नगर ही के वाकयात के सिलसिले में गायब हुआ है, लिहाजा अब उस मामले को किसी तरह नहीं टाल सकता था। खामखा उसकी जान ही को खतरा क्यों न हो। उसने फौरन ही एक मुलाजिम को तार का जवाब लिख कर दिया और खुद टेलीफोन पर दफ्तर के किसी आदमी से गुफ्तगू करने लगा। सूरत मिर्जा को वो अपनी रवानगी के मुतालिक तार दे चुका था। अगर फरीदी का ख्याल ना होता तो वो कभी ऐसा ना करता। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि फरीदी इस मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और इसीलिए शायद उस पर कोई मुसीबत नाजिल हुई है। अगर वो यदराज नगर ना गया तो मुमकिन है कि इसके लिए ज़िंदगी भर अफसोस करना पड़े। हो सकता है कि फरीदी सचमुच जाल में फंस गया हो। उसी रात को वो यदराज नगर पहुंच गया। सूरत मिर्जा बज़ाते खुद स्टेशन पर मौजूद था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। फरीदी नहीं आए? उसने सबसे पहला सवाल किया। वो फिर बताऊंगा, आप ये बताइए कि बात क्या है। आओ चलो, बाहर गाड़ी खड़ी है, बताऊंगा। अजीब किस्म की मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। वो दोनों स्टेशन के बाहर आकर कार में बैठ गए। कल रात को अस्तबल में आग लग गई थी, सूरत मिर्जा ने कहा। किस तरह? खुदा बेहतर जानता है। जमीला बुरी तरह जल गई है, खुदा उसके हाल पर रहम करे। जल गई? हमीद चौंक कर बोला। वो किस तरह जल गई? पिछली रात को फिर उस पर दौरा पड़ा था, वो पुरस्कार आदमी फिर दिखाई दिए थे। ओहो। वो उसे पहले की तरह अस्तबल में ले गए और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद अस्तबल में आग लग गई। बाद दिक्कत तमाम, जमीला को अंदर से निकाला जा सका। वो तो कहो किसी घोड़े के पैरों तले रौंदी नहीं गई। और वो आदमी? हमीद ने बेतावाना अंदाज में पूछा। वो न जाने कहाँ गायब हो गए थे। हमीद सोच में पड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद पूछा। उसके अलावा कोई और बात? और कुछ नहीं। घर पहुंचकर हमीद ने जमीला को देखा, जो वाकई बुरी तरह जल गई थी। उसका सारा जिस्म पट्टियों से ढका हुआ था, लेकिन उसका सारा चेहरा कतई महफूज था। 3-4 नर्सें उसी कमरे में मौजूद थीं और पूरे घर पर कब्रिस्तान की सी खामोशी छाई हुई थी।
کھانا کھا لینے کے بعد حمید سہولت مرزا کو ساتھ لے کر استبل کی طرف گیا، جو اب راکھ کا ڈھیر معلوم ہو رہا تھا۔ کہیں ادجلی دیواریں کھڑی تھیں جن کی جڑوں تک سیاہی دوڑ گئی تھی۔ وہاں سے لوٹ کر وہ تمباکو نوشی کے کمرے میں آ بیٹھے۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اس نے تو کافی اطمینان دلایا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق آگ کا اثر اندرونی اعضاء پر نہیں ہے، تو پھر یقیناً کوئی گھبرانے کی بات نہیں، حمید نے کہا۔ ہاں، تم نے فریدی کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ سہولت مرزا نے پوچھا۔ اتنے میں نوکر کافی کی ٹرے لایا اور سہولت مرزا کافی لینے لگا، لیکن وہ ابھی تک جواب طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمید نے فریدی کے متعلق مختصر سب کچھ بتا دیا۔ ارے تو کیا حقیقتاً اس کتب یون آشار میں کوئی خاص بات تھی؟ سہولت مرزا نے کہا۔ تو اب ایک دوسری الجھن، نہ جانے فریدی پر کیا گزری ہو۔ خیر اسے تو چھوڑیے، مجھے اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے، حمید نے کہا۔ ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ میں آپ سے اس نقارے کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ نقارہ؟ کیسا نقارہ؟ وہی نقارہ جس کی تلاش میں پراسرار آدمی استبل کے چکر لگاتے تھے۔ سہولت مرزا کوئی جواب دینے جا رہا تھا کہ ارسلانوس آ گیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، چہرے پر وحشت کے آثار نہیں تھے، سر پر بالوں کا گلدستہ نما جھنکار بھی نہیں تھا۔ آج نہ جانے کیوں اس نے اپنے بال بڑے سلیقے سے سنوار رکھے تھے، داڑھی میں بے ترتیبی نہیں تھی۔ جمیلہ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا، اور پھر حمید پر نظر پڑتے ہی بولا، اوہ آپ! اس نے حمید کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی لمحے میں حمید کے ہاتھ کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں۔ وہ محمد کمال آفندی کہاں ہیں؟ اس نے حمید سے پوچھا۔ احمد کمال فریدی کہیے، حمید نے کہا۔ وہی ارسلانوس مسکرا کر بولا، نہ جانے کیوں مجھے ان کا یہی نام یاد رہتا ہے۔ ہاں بھائی سہولت، جمیلہ کا کیا حال ہے؟ پہلے سے کچھ بہتر، سہولت مرزا نے کہا۔ حمید نے محسوس کیا کہ ارسلانوس دوسری طرف منہ پھیر کر مسکرایا ہے۔ سہولت مرزا کے چہرے پر بیزاری کے اثرات پھیل گئے تھے۔ وہ چند لمحوں کے بعد کوئی عذر کر کے اندر چلا گیا۔ حمید ارسلانوس کے پاس آ بیٹھا۔ آپ جمیلہ کی کیفیت سن کر مسکرائے کیوں تھے؟ حمید نے درست لہجے میں پوچھا۔ دیکھو فرزند، میں تمہیں ایک بار پھر سمجھائے دیتا ہوں کہ مجھ سے ایسی لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو۔ تو استبل میں تم ہی نے آگ لگائی تھی؟ کیا بکواس ہے، ارسلانوس بگڑ کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم شریفوں کی توہین کرتے پھرو۔ اگر تم سہولت کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دیتا۔ خیر، میں سہولت مرزا کو اس معنی خیز مسکراہٹ سے آگاہ کر دوں گا، شاید انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تم نے پھر وہی بکواس کی؟ اچھا تمیز سے گفتگو کیجیے، حمید نے بگڑ کر کہا۔ بیٹا، اگر جان کی خیریت چاہتے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر سے اس گھر سے نکل بھاگو، ارسلانوس نے کہا۔ کیوں؟ حمید چونک کر بولا۔ سہولت نے جو کھیل شروع کر رکھا ہے اس کے دوران میں تم لوگوں کا وجود برداشت نہیں کر سکوں گا۔ کیسا کھیل؟ وہی کھیل جو اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کھیلا تھا۔ بھلا میں کیا جانوں؟ اچھا تو آؤ میرے ساتھ، ارسلانوس اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ اسے اخوی پارک میں لے آیا جہاں بت نصب تھے۔ سہولت مرزا بڑا لالچی آدمی ہے، وہ کبھی نہ چاہے گا اس کی دولت کسی دوسرے گھر جائے۔ جمیلہ 3 لاکھ روپیوں کی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اوہ میرا بچہ، میرا بیٹا! سہولت کی حوث کا شکار ہوا۔ ارسلانوس کی آواز بھرا گئی اور وہ چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ حمید کو اپنی عقل خبت ہوتی معلوم ہونے لگی۔ وہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ شاید ارسلانوس سے دو ہاتھ بھی کرنے پڑیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ وہ کسی بوڑھی بھیڑ کی طرح پھسپھسا نکلا۔ حمید الجھن میں پڑ گیا کہ وہ اسے کن الفاظ میں تسلیاں دے۔ پاگل آدمی ٹھہرا، اگر دلاسوں پر بھوں بھوں رونا شروع کر دیا تو وہ کیا کرے گا؟ بہت ممکن ہے کہ خود اسی کو رونے پر مجبور کر دے۔ لوگ میرے دکھ سے واقف نہیں، ارسلانوس سسکیاں روک کر بولا۔ وہ صرف مجھ سے نفرت کرنا جانتے ہیں، مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ میں خود اپنے لیے بوجھ ہو گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ فلسفہ چیز ہی ایسی ہے، حمید نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ فلسفہ؟ ارسلانوس ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ کاش فلسفے ہی نے میری زندگی پر کچھ اثر ڈالا ہوتا۔ کیا بات ہے؟ حمید سے گھورتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، ارسلانوس نے کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ دفتن کہیں دور ایک ساتھ 3-4 فائر ہوئے تو وہ چلتے چلتے رک گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر فائر ہوئے اور اس کے بعد ہوتے ہی رہے۔
अरसलानूस बेतहाशा फाटक की तरफ दौड़ने लगा। हमीद ने आवाज़ देकर उसे रोकना चाहा मगर बेसूर। फिर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फाटक के बाहर जाते ही अरसलानूस उसकी नज़रों से गायब हो गया। वो चीख चीख कर उसे आवाज़ें दे रहा था मगर जवाब नदारद। फायर की आवाज़ें अभी तक सुनाई दे रही थीं। हमीद भागकर अंदर आया। सूरत मिर्ज़ा और उससे कुछ नौकर फाटक की तरफ आ रहे थे। कहाँ गए थे आप? सूरत मिर्ज़ा ने हमीद से पूछा। अरसलानूस के पीछे। वो न जाने क्यों फायरों की आवाज़ों पर बेतहाशा दौड़ता हुआ किसी तरफ निकल गया। ये फायर कहाँ और क्यों हो रहे हैं? मैं खुद ही उलझन में हूँ, सूरत मिर्ज़ा ने कहा। आप बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। मैं भी चल रहा हूँ, हमीद ने कहा और उनके साथ हो लिया। वो थोड़ी ही दूर गए होंगे, कुछ लोग उन्हें अपनी तरफ दौड़कर आते दिखाई दिए। कौन है? सूरत मिर्ज़ा ने बुलंद आवाज़ में पूछा। अरे सरकार, किसी ने कहा, और वो सब उनके करीब आ गए और फिर उनमें से एक हाँफता हुआ बोला, सरकार, गड़ी में गोलियां चल रही हैं। कौन है? न जाने सरकार, बहुत से आदमी मालूम होते हैं। तो तुम कहाँ जा रहे हो? आप ही के पास सरकार, थानेदार साहब ने भेजा है। क्यों? उन्होंने कहा कि अपनी सब बंदूकें लेकर या तो खुद आ जाइए या भिजवा दीजिए। सूरत मिर्ज़ा ने कुछ नौकर घर की तरफ दौड़ाए। चंद लम्हों के बाद वो बंदूकें और मैगजीन लेकर आ गए। फिर उन्होंने यतराज गढ़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक फायरों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, फिर सुकून हो गया। लेकिन ये सब यकबैक कैसे हुआ? सूरत मिर्ज़ा ने एक आदमी से पूछा। न जाने सरकार, बस अचानक गोली चली थी, फिर थानेदार साहब और 2-3 सिपाहियों के साथ आ गए। लेकिन गली में जाने की हिम्मत ना पड़ी। थाने में उस वक्त 2 राइफलें थीं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। वो गढ़ी के करीब पहुंच गए, लेकिन फायर की आवाज़ें नहीं सुनाई थी। मजमा दूर खड़ा था। लोगों के पास लालटेनें या पेट्रोमैक्स भी थे, लेकिन शायद गढ़ी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सब इंस्पेक्टर भी 2-3 सिपाहियों के साथ मौजूद था। कहिए साहब, सूरत मिर्ज़ा ने उसे मुखातिब किया। कुछ समझ में नहीं आता नवाब साहब, सब इंस्पेक्टर बेचारगी के साथ बोला। उन लोगों का ख्याल है कुछ आसेब वासेब। लाहौर वाला कुव्वत, हमीद मुँह सिकोड़ कर बोला। पिछली रात वाली जंग के बाद से उसके ख्यालात कुछ डानो डोल हो गए थे, और फिर उस वक्त उसे मजमे पर कुछ रोक भी तो डालना था। तो फिर चलिए अंदर, सूरत मिर्ज़ा ने कहा। ये ज़रा ख़तरनाक है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मालूम नहीं वो कहाँ छुपे हों। कौन? आसेब? हमीद ने मुस्कुराकर कहा। ये फरीदी साहब के साथी तो नहीं? सब इंस्पेक्टर ने सूरत मिर्ज़ा से पूछा। हाँ, लेकिन तो फिर क्या कीजिएगा? मेरे ख्याल से तो अब सुबह ही पर रखा जाए, सब इंस्पेक्टर बोला। जय खूब, हमीद ने सूरत मिर्ज़ा के नौकर के हाथ से राइफल लेते हुए कहा। उसने मैगजीन में कारतूस डाले और राइफल उठाकर 2-3 हवाई फायर कर दिए, लेकिन जवाब में कोई फायर नहीं हुआ। थोड़े वक्त के बाद उसने फिर एक फायर किया। उधर बदस्तूर खामोशी रही। आइए, हमीद आगे बढ़ता हुआ बोला। उसके एक हाथ में राइफल थी और दूसरे में टॉर्च। उसे बढ़ते देखकर सूरत मिर्ज़ा भी बढ़ा। फिर सब इंस्पेक्टर और सूरत मिर्ज़ा की बंदूकें दूसरे लोगों में तकसीम कर दी गईं। वो सब गढ़ी में दाखिल हुए। निहायत एहतियात और होशियारी से वो चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन यहाँ चारों तरफ एक अथाह सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ चलने से पैरों के नीचे आई हुई रोड़ियों की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। कई जगह उन्हें खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। उन्हें किसी लाश के मिलने की भी तवक्को थी, लेकिन पूरी गढ़ी का चक्कर लगा लेने के बावजूद भी कोई लाश ना मिली। थोड़ी देर बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। सिर्फ सब इंस्पेक्टर सूरत मिर्ज़ा, हमीद और चंद कांस्टेबल रह गए। फिर सूरत मिर्ज़ा भी जमीला की अदालत का उज़्र करके जाने लगा। उस पर हमीद ने उसे अलग ले जाकर कहा, आज रात उन पुरस्कार आदमियों का ख्याल रखिएगा, देखिए वो आज आते हैं या नहीं। तो क्या तुम यहीं ठहरोगे? सूरत मिर्ज़ा ने पूछा। जी हाँ। आखिर क्यों? अपने लिए खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। आज रात को मैंने अपने लिए खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। आज रात को मैं छत के नीचे नहीं रहना मुनासिब समझता। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। फिलहाल कुछ ना बता सकूंगा। खैर भाई, आज रात तो यूं भी नींद नहीं आएगी। अच्छा तो मैं चला, लेकिन तुम्हारे लिए फिक्रमंद जरूर रहूंगा। सूरत मिर्ज़ा के चले जाने के बाद हमीद फिर सब इंस्पेक्टर के पास लौट आया। आप नहीं गए? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं आपके साथ रहकर तफ्तीश में हिस्सा लेने का इरादा रखता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अगर फरीदी साहब भी होते तो कितना अच्छा था। आखिर वो कहाँ रह गए? वो शहर में हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों उसके मुताल्लिक ख्याल आराई करते रहे। फिर सब इंस्पेक्टर ने तफ्तीश शुरू कर दी। उस सिलसिले में कस्बे के घर घर की कुंडी खटखटाई गई। राहगीरों को रोककर उनसे सवालात किए गए।
दो एक छोटे जमींदार जो सब इंस्पेक्टर से पुरखास रखते थे हवालात पहुंचाए गए। हमीद ने जब भी एतराज़ का मुंह खोला तो उसे यही जवाब मिला, आप उन हरामजादों को नहीं देख जानते, अगर कोई हो सकता है तो यही हो सकते हैं। तकरीबन 3 बजे उस चरखे से निजात मिली। पहले तो उसने सोचा कि बकैया रात थाने ही में बसर करे, लेकिन फिर ये इरादा मुलतवी कर देना पड़ा। वो अच्छी तरह जानता था कि अब सुबह तक उन बेगुनाह गिरफ्तार शुदगान का कचूमर निकाल दिया जाएगा। अगर वो वहाँ रहा तो उस ज्यादती को बर्दाश्त न कर सकेगा। नाचार वो सूरज मिर्जा की हवेली की तरफ चल पड़ा। हकीकतन वो उस वक्त वहाँ नहीं जाना चाहता था। अरसलानूस के जुमले उसके कानों में गूंज रहे थे। बेख्याली में वो सामने वाले फाटक से जाने के बजाय उकबी पार्क की तरफ मुड़ गया। अस्तबल के करीब पहुंचकर वो ठिठक गया। जले हुए अस्तबल के मलबे पर एक आदमी झुका हुआ नजर आया। उसने उन्हीं आदमियों का सा कदीम रोमन लिबास पहन रखा था जिन्हें हमीद भूत समझा था। उसके चेहरे पर भी जर्द रोशनी फैली हुई थी और चेहरा कुछ जाना पहचाना सा मालूम हो रहा था। हमीद जहन पर जोर देने लगा कि उसने उसे कहाँ देखा है। उन पांचों के चेहरे तो उसे अच्छी तरह याद थे, वो उनमें से नहीं था। दफतन हमीद चौंक पड़ा। उसकी सूरत तो उस बुत से मिलती जुलती थी जिसे जमीला जफूरस कहकर मुखातिब करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या वो हकीकतन भूत है? हमीद के जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेहंदी की बाड़ में छुप गया। वो पुरस्कार आदमी अपने नेज़े से एक जगह अस्तबल का मलबा हटा रहा था। थोड़ी देर बाद उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर वो सीधा खड़ा हो गया। हमीद ने महसूस किया कि वो मलबे के ढेर से उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। हमीद का हाथ बेख्तियार जेब की तरफ गया, लेकिन फिर उसके जिस्म में मायूसी की लहर दौड़ गई। रिवाल्वर तो उसके सूटकेस में बंद था। मैंने तुम्हें देख लिया है, वो मेहंदी की बाड़ के करीब आकर भर्राई आवाज में बोला। चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना ये नेज़ा तुम्हारी हड्डियों में उतरता चला जाएगा। हमीद खड़ा हो गया, लेकिन उसके सारे जिस्म में कपकपी तारी थी। मैं तुम्हें शहीद करके भूत बनाना चाहता हूँ, उसने सफ़ाकाना अंदाज में कहा। हमीद खामोश रहा। फिर वो पुरस्कार आदमी बेख्तियार हंस पड़ा और साथ ही हमीद अरे कहकर जो उछला है तो एक ही जस्त में मेहंदी की बाढ़ पार कर गया। हंसी का अंदाज फरीदी का सा था। खुदा की कसम, इसी बलबूते पर सुराग रसानी का दावा रखते हो? अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? हमीद ने बिगड़ कर कहा। तो मैं किसी कुंवारे गुड्डे से तुम्हारी शादी कर देता, फरीदी हंसकर बोला। मेरे यार, तू सचमुच लौंडिया से भी बदतर है। दफतन फरीदी के चेहरे पर फैली हुई जर्द रोशनी गायब हो गई। ये किस तरह हुआ? हमीद बेसाख्ता पहुंच बैठा। निहायत आसानी से, फरीदी ने कहा। मेरे सर पर रखे हुए खोद में अंदर की तरफ नन्हे नन्हे 3 बल्ब लगे हुए हैं, जिनका ताल्लुक मेरी जेब में रखी हुई एक मामूली सी बैटरी से है। जब चाहता हूँ उन्हें जला देता हूँ और जब चाहता हूँ बुझा देता हूँ। ला हौल वला कुव्वत, हमीद मुंह सिकोड़ कर बोला। लेकिन आपने इतनी जल्दी ये सामान कहाँ से मुहैया कर लिया? सब डॉक्टर भटनागर की इनायत है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। आओ आओ इधर, झाड़ियों की ओट में आ जाओ। कल रात कहाँ रह गए थे? हमीद ने पूछा। फरीदी हंसने लगा। तुम शायद समझे होगे कि मुझे पकड़ लिया गया, उसने कहा। बात ये नहीं थी। उस वक्त की चाल बड़ी कारामद साबित हुई। वो अंधेरे में यही समझे कि मैं भी उसी टैक्सी पर बैठकर निकल गया हूँ। इस तरह मुझे डॉक्टर भटनागर के मकान में घुसने का मौका मिल गया। वो लोग तो बेचारे रात भर मुझे तलाश करते रहे। डॉक्टर भटनागर के मकान की तलाशी लेने पर मुझे खुद भी यकीन हो गया कि उसके मुतालिक मेरा अंदाज़ा कतई दुरुस्त था। वो पांचों पुरस्कार आदमी उसी के गिरोह से ताल्लुक रखते थे। ये लिबास जो मैंने पहन रखा है उसी के घर से चुरा कर लाया हूँ। लेकिन वो पांचों तो कल रात को यहाँ उसी लिबास में मौजूद थे, हमीद ने कहा। मैं जानता हूँ, भटनागर के यहाँ सिर्फ 5 आदमियों के लिए लिबास नहीं है, उसके अलावा भी वहाँ कई जोड़े वर्दियाँ और हैं। हाँ, तो वो कल रात को नक्कारा यहाँ से निकाल ले गए। यानी अस्तबल से? हमीद ने मुतहय्यराना अंदाज में सवाल किया। हाँ, अपनी अक्लों पर तो पत्थर पड़ गए थे, फरीदी ने संजीदगी से कहा। मैं अपनी ये हिमाकत भी जिंदगी भर याद रखूंगा। वो नक्कारा दरअसल यहाँ घोड़ों के दाना खाने के हूदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। खुद शोहरत मिर्जा भी उसकी हकीकत की अहमियत से आगाह नहीं था। कल रात वो लोग उसे खोद कर निकाल ले गए और साथ ही वो अस्तबल में आग भी लगा गए। आखिर था क्या उस नक्कारे में? उस रास्ते का नक्शा जो हमें तख्ते अकरब तक ले जाता। यह आपको किस तरह मालूम हुआ? कयास।
फरीदी कुछ सोचता वो बोला, आज वो यदराज गढ़ी में रास्ता तलाश कर रहे थे, तो क्या वो सारी ऊधम मैंने ही मचाई थी? फरीदी ने उसका जुमला पूरा कर दिया। उनके कई आदमी हिलाक और कई जख्मी हुए हैं, मगर लाशें वो उठा ले गए होंगे। अगर ऐसा ना करते तो उनका राज जाहिर हो जाता। हमीद थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, आखिर उन्होंने नक्कारी की तलाश के लिए ये स्वांग क्यों भरा था? ये उनकी जबरदस्त चाल थी, फरीदी पुरख्याल अंदाज में बोला। इस मामले में डॉक्टर भटनागर की जहानत का कायल हो जाना पड़ता है। यदराजगढ़ी की खुदाई के दौरान में सोलत मिर्जा के यहाँ ठहरा था। गालबन वो जमीला के मर्द से वाकिफ हो गया था। उसकी नज़र खुसूसन उस बात पर ज्यादा थी कि जमीला एक दौरे की हालत में कदीम रोम और यूनान की बातें क्या करती है। खुद को कदीम मिस्र की बाशिंदा समझती है, लिहाजा उसने उसी हवाले से कदीम रोमन सिपाहियों की इख्तरा की ताकि देखने वाले उसे आसेबी समझकर उससे दूर ही रहें और वो अपना काम कर गुजरें। और आप उस लिबास में क्यों आए? अपना भी वही मकसद था। अगर इस लिबास में ना आता तो मुमकिन है मुझे गोली ही मार दी जाती। कौन गोली मारता? सोलत मिर्जा। क्यों? शायद नींद ने तुम्हारे सोचने की कुव्वत सल्ब कर ली है, फरीदी ने कहा। अरे मियाँ, कल उसकी लड़की उसी अस्तबल में बुरी तरह जल चुकी है। भला आज रात को उसके करीब आने वाला जिंदा रह सकता था? सोलत मिर्जा ने मुझे इस लिबास में यहाँ देखा था और चुपचाप दुम दबा कर भाग गया था। मुमकिन है वो अब भी किसी खिड़की या रोशनदान से झांक रहा हो। हमीद फरीदी को अपनी और अरसलानूस की गुफ्तगू के मुताल्लिक बताता हुआ बोला, एक बात समझ में नहीं आती कि अरसलानूस गोलियों की आवाज़ें सुनकर बेतहाशा भागा क्यों था? वहशत, फरीदी ने कहा और कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अरसलानूस की शख्सियत भी कुछ मुश्तबा सी है। समझ में नहीं आता वो सोलत मिर्जा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक बहुत ही मामूली वजह तो उसका मरहूम बेटा है, हमीद ने कहा। सूरत मिर्जा की किसी हरकत की बिना पर घुल कर मर गया है। यह अरसलानूस का बयान है, फरीदी ने कहा, लेकिन तुम उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं। उसके लड़के की परवरिश दरअसल सूरत मिर्जा ही के यहाँ हुई थी। अरसलानूस अपनी बीवी के मरने के बाद से लड़के की तरफ से भी लापरवाह हो गया था। हत्ता कि वो एक बार सख्त बीमार था, उसके सारे जिस्म पर जख्म हो गए थे और उनमें से कीड़े भी जाया करते थे। अरसलानूस ने उसे घर से निकाल कर गली में डलवा दिया था। अगर सोलत मिर्जा ना होता तो कीड़े उसकी हड्डियां तक चाट जाते। भाई, यहाँ तो मेरी अक्ल ही खप्त हो गई है, हमीद उकता कर बोला। पहले कभी नहीं थी, हमीद फरीदी मुस्कुरा कर बोला। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, एक बात समझ में नहीं आती, वो ये कि डॉक्टर भटनागर को उस नक्कारे का इल्म क्यों कर हुआ, जबकि खुद मिर्जा भी उसके वजूद से लाइल्म था। उसे ये किस तरह मालूम हुआ कि नक्कारा सूरत ही के यहाँ कहीं पर मौजूद है? हमीद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चौंक कर कहने लगा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? जमीला को आप कतई मासूम करार देते हैं। आप कहते हैं कि वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती रही है, खुद किसी बात से वाकिफ नहीं। अगर ये हकीकत है तो ये बताइए कि उसका फाउंटेन पेन यदराजगढ़ी तक कैसे पहुंचा? हाँ, ये सवाल भी गौरतलब है, फरीदी ने कहा। मैं तो उसे भूल ही गया था। खैर, जो कुछ भी जल्द ही सामने आएगा। तो आप कहाँ चले? हमीद ने कहा। जहाँ अब तक था, तुम्हें हिदायत मिलती रहेंगी। मेरे मुतालिक सोलत मिर्जा को कुछ न बताना। और फिर वो कुछ दूर चलकर तारीकी में गायब हो गया। फरीदी ने उन 5 आदमियों का भी राज जाहिर कर दिया। नक्कारे के मुतालिक भी उसका कयास दुरुस्त हो सकता है। जमीला की जहनी बीमारी भी हकीकत रख सकती है, लेकिन वो उस कुत्ते की आवाज़ को किस तरह आदमी का कारनामा साबित कर सकेगा, जबकि वो सैकड़ों साल से सुनी जा रही है। सुबह से सोलत मिर्जा से किसी खास मौजू पर गुफ्तगू नहीं हुई थी। उसने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि पिछली रात को भी अस्तबल के करीब उनमें से एक आदमी दिखाई दिया था और उसकी शक्ल पार्क में नस्ब शुदा बुतों से एक से मिलती जुलती थी। सोलत मिर्जा जमीला की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। जमीला की हालत पहले से बेहतर ज़रूर थी, लेकिन वो हर वक्त कराहती और चीखती रहती थी। जलने के बाद से वो अब तक सो नहीं सकी थी। 2-1 बार सिर्फ गशी के दौरे पड़े थे, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं। जलने के बाद से अब तक उसने 1000-2000 साल पुरानी बातें नहीं की थी, और वो हर एक को पहचान भी रही थी। बार बार हर एक से पूछती थी कि वह आखिर जली कैसे, कहाँ और कब जली। हमीद दिन भर ऊँघता रहा। 2-1 बार शकीला से भी मुठभेड़ हुई और हमीद ने उसे मुखातिब करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। या शायद जमीला की वजह से उसकी सारी शोखी ख़त्म हो गई थी। अकीला के बच्चे भी खामोश थे।
तकरीबन 3 बजे शाम को एक लड़के ने हमीद को लिफाफा दिया जिस पर उसी का नाम तहरीर था। हमीद ने उसके हाथ पर एक सिक्का रखकर उसे रुखसत कर दिया। यह खत फरीदी का था। उसने शाम को यदराज गढ़ी के करीब के जंगल में बुलाया था। उसके अलावा खत में और कुछ नहीं था। हमीद एक नई उलझन में पड़ गया। फरीदी शायद हमेशा की तरह इस बार भी तन्हा ही काम करना चाहता था, लेकिन ये मामला तन्हा निपटने का नहीं था। मालूम नहीं डॉक्टर भटनागर का गिरोह कितना मजबूत हो, वो 2 आदमी उनका क्या बिगाड़ लेंगे। बहरहाल उसे जाना ही था। सोचते सोचते उसे रात वाली जंग का ख्याल आ गया। कल तो फरीदी बिल्कुल तन्हा था, वो उनसे अकेले ही भिड़ गया था और उसे ये दावा भी था कि उसने उनमें से कई एक को ख़त्म कर दिया है। 6 बजते ही वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसने अपना रिवाल्वर ले लिया था और काफ़ी तादाद में कारतूस भी। उसे देर तक नहीं भटकना पड़ा। वो एक ऊंचे और घने दरख्त के नीचे से गुजर ही रहा था कि उसे ऊपर से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर ऊपर देखा। फरीदी घनी शाखों से सर निकाले झांक रहा था। उसने हमीद को ऊपर आने का इशारा किया और हमीद भिन्ना कर रह गया। इस वक्त आप जैसे बुलंद मुकामों तक मेरी रसाई नामुमकिन है। मैं आपके जंगल खाने तक नहीं पहुंच सकता। चुप। फरीदी होंठ पर उंगली रखकर बोला, फिर इशारे से ऊपर चढ़ने को कहा। मजबूरन हमीद ने जूते उतार कर पतलून की जेब में ठूंसे और दरख्त पर चढ़ने लगा। दफतन फरीदी ने गले में लटकी हुई दूरबीन आंखों से लगाई और मगरब की तरफ देखने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाता हुआ यदराज गढ़ी की सिमत पलटा। थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर दूरबीन छोड़कर हमीद से मुखातिब हो गया। वो आज भी बाज नहीं आएंगे। 2.5-3 मन सोना कम नहीं होता, और फिर उसी के साथ ही साथ कीमती जवाहरात भी जो उस तख्त में जड़े हुए हैं। मुझे तो ये अब भी बंडल ही मालूम होता है, हमीद ने कहा। खैर खैर, जरा ऐसे देखो। फरीदी ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अभी थोड़ी बहुत रोशनी बाकी थी। हमीद ने कागज पर नजरें जमा दी। उस पर सुर्ख रोशनाई से बिच्छू का डंक बना हुआ था और कुछ हिंसे बने हुए थे। कुछ तीरों के निशानात थे। डंक के चारों तरफ सिमतों के नाम लिखे हुए थे। हमीद ने फरीदी की तरफ देखा, जो दूरबीन से यदराज गढ़ी का जायजा लेने में मशगूल हो गया था। क्या ये डरावने ख्वाबों का तावीज़ है? हमीद ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं बेटे, फरीदी ने मुड़े बगैर जवाब दिया। क्या तुम्हें उन मुहम्मिल अशार का वो मिसरा याद नहीं आ रहा? कौन सा? नक्कारे में डंक लगा है। हाँ तो फिर ये वही डंक है जो नक्कारे में लगा हुआ था। आपको मिला कहाँ से? क्या तुम उस कागज पर खून भरी उंगलियों के निशानात नहीं देख रहे हो? देख रहा हूँ। ये कल रात को उन्हीं में से किसी के पास था, फरीदी ने कहा। वो अभी तक यदराज गढ़ी की तरफ देख रहा था। दफतन हमीद की तरफ मुड़कर दूरबीन उसके हाथ में देता हुआ बोला, जरा देखना तो ये कौन है। हमीद ने दूरबीन लेकर आंखों से लगाई। यदराज गढ़ी में एक आदमी दिखाई दिया जो टूटी हुई दीवारों की आड़ में छुपता फिर रहा था। ये तो अरसलानूस मालूम होता है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? हमीद ने कहा। फिलहाल अरसलानूस को भूल जाओ, उन लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं मालूम होता। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलता जा रहा था और जंगल मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों से गूंज उठा था। कुछ मालूम है कि वो हैं कितने? हमीद ने पूछा। तो इसकी परवाह मत करो, फरीदी ने कहा। हमारे पास 6 अदद बेहतरीन किस्म के बंदूकची हैं। उनके नाम सुनो। फरीदी मुस्कुराकर बोला, कैप्टन इब्राहिम, जयलिस, मेजर शफीकुर रहमान, कर्नल कन्हैया लाल कपूर, सार्जेंट मेजर शौकत और इंस्पेक्टर जावेद। लेकिन ये सब हैं कहाँ? दरख्तों पर, फरीदी ने कहा। उन्हें आज ही अपने साथ ले आया हूँ। हमीद खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें शुरू हो गईं, लेकिन हमीद का जहन अरसलानूस में उलझा हुआ था। तकरीबन 1 घंटे बाद फरीदी ने उसे टहोका दिया। हमीद चौंक कर सामने की तरफ देखने लगा। यदराज गढ़ी में कहीं कहीं पर रोशनी के हल्के हल्के मुतहरिक धब्बे नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात तो सुनिए, हमीद ने कहा। मुमकिन है कि आज यहाँ की पुलिस मुदाखलत कर बैठे। कोई हर्ज नहीं, फरीदी ने कहा। मेरे पास डॉक्टर भटनागर का वारंट है, उस पर एक कत्ल का भी इल्जाम है। ये रोशनियाँ, हमीद ने कहा, शायद उन्होंने रास्ते की तलाश शुरू कर दी है, फरीदी ने कहा और हौले हौले सीटी बजाने लगा। करीब के 2-3 दरख्तों पर सरसराहट सुनाई दी। आओ अब उतर चलें, फरीदी ने कहा। हमीद ने उतरते ही उन 6 आदमियों को देखा। वो उन्हें अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो फरीदी के गहरे दोस्तों में से थे। वो झाड़ियों और टीलों की आड़ लेते हुए यदराज गढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। फिर गढ़ी के करीब पहुंचकर उन्होंने जमीन पर लेटकर सीनों के बल लेटना शुरू कर दिया। गढ़ी में 15-20 आदमी दिखाई दिए, जिन्होंने कदीम रोमन सिपाहियों जैसा लिबास पहन रखा था।
और उनके चेहरे पर हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। उनमें 2-3 झुके हुए टॉर्चों की रोशनी में जमीन देख रहे थे। फरीदी के साथियों में से किसी ने हैरत का इजहार न किया। हमीद सोचने लगा कि शायद फरीदी उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुका है। झुके हुए आदमियों में से एक सीधा खड़ा हो गया। हमीद ने उसे पहले ही नजर में पहचान लिया। ये डॉक्टर भटनागर था। उसने झुके हुए आदमियों से कुछ कहा और वो भी सीधे हो गए। क्या ये लोग कल इसी लिबास में थे? हमीद ने फरीदी से आहिस्ता से पूछा। नहीं, आज उन्होंने जरूरतन ऐसा किया है। अगर कल गोलियां ना चली होती तो शायद ये इतनी एहतियात ना करते। तो अब क्या कहते हो? साथियों में से एक ने पूछा। अभी ठहरो, फरीदी ने कहा। भटनागर का एक साथी अपने आदमियों से हटकर एक मीनारे की तरफ आ गया, फिर वहां से उल्टे पांव लौट आया। लेकिन वापसी में किसी कदर एहतमाम था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कदम गिन रहा हो। इतनी देर में फरीदी और उसके साथी टूटी हुई दीवारों की ओट में रेंगते हुए उनके करीब पहुंच चुके थे। 25 कदम यहाँ पूरे होते हैं, भटनागर के साथी ने कहा। भटनागर उसके करीब आ गया और झुककर टॉर्च की रोशनी में कुछ देखने लगा। मगर यहाँ भी वैसा निशान नहीं दिखाई देता, भटनागर ने कहा और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, अगर यहाँ कभी इस किस्म की इमारत थी तो कम से कम उसके आसार तो होने ही चाहिए थे। कहीं हम उल्लू तो नहीं बन गए? किसी ने कहा। यकीनन उल्लू ही मालूम होते हो, फरीदी बुलंद आवाज में बोला। खबरदार, अगर कोई हिला तो खोपड़ी उड़ी। आनन फानन उनके चेहरों की रोशनियां गायब हो गईं और वो सब फुर्ती से जमीन पर लेट गए। फरीदी और उसके साथी बुलंदी पर जरूर थे, लेकिन अब उन्हें वो लोग साफ नहीं दिखाई देते थे। उनके साथियों में से एक ने सर उभारा ही था कि एक फायर हुआ, मगर न जाने वो कैसे बच गया। फायरिंग शुरू कर दो, फरीदी ने कहा और उधर से भी गोलियां चलने लगी। हमीद ने भी रिवाल्वर निकाल लिया था। दोनों तरफ से बेतहाशा गोलियां चल रही थी। भटनागर की तरफ 2-3 चीखें भी सुनी गईं। यूं नहीं, फरीदी बोला, एक एक आदमी दायरे की शक्ल में खिसकते चलो। वो लोग ऐसे में ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबने आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके रिवाल्वर बराबर आग उगलते जा रहे थे। दूसरी तरफ फिर एक चीख सुनाई दी। गड़ी के बाहर भी शोर सुनाई दे रहा था और बाहर भी एक आध फायर सुनाई दिए। शायद बाहर वाले हमीद की पिछली रात के तजर्बे को दोहरा रहे थे। उधर भटनागर की तरफ के एक आदमी ने ऊपर आने की कोशिश की और हमीद के रिवाल्वर ने उसे फिर नीचे पहुंचा दिया। फजूल है डॉक्टर भटनागर, फरीदी ने जोर से कहा। अब भी बेहतर है कि बाज आ जाओ। दूसरी तरफ से फायर बंद हो गया और फरीदी के साथियों ने गोलियां चलाना बंद कर दिया। बोलो, क्या कहते हो? फरीदी ने फिर आवाज दी, लेकिन जवाब नदारद। फरीदी ने एक फायर भी किया, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। फरीदी ने 2-3 फायर और किए, लेकिन बेसूद। आखिर इंस्पेक्टर जावेद ने टॉर्च रोशन की। नीचे 8 जख्मी या मुर्दे दिखाई दिए। फरीदी तेजी से नशेब में उतर गया। उसके बच्चे बकैया लोग भी थे और फिर कई टॉर्चों की रोशनियां करीब जवार में फैलने लगी, लेकिन भटनागर और उसके बकैया साथियों का कोई पता न था। अच्छा मियाँ जावेद साहब, सीटी होगी तुम्हारे पास? फरीदी ने कहा। होनी तो चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक से तुम उस वक्त वर्दी में हो। क्या करोगे सीटी? इंस्पेक्टर जावेद ने जेब से पुलिस की सीटी निकालते हुए कहा। अकल के नाखून लो यार, फरीदी ने कहा। मुकामी पुलिस के आदमी बाहर मौजूद होंगे। अगर उन्होंने अंदर घुसकर हम पर बेतहाशा गोलियां बरसानी शुरू कर दी तो क्या करोगे? अच्छा चलो, बजाओ खतरे की सीटी। इंस्पेक्टर जावेद ने खतरे की सीटी बजाई। बाहर से जवाब आया और फिर थोड़ी ही देर बाद भारी भरकम जूतों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फरीदी ने टॉर्च से इशारा किया और मुकामी पुलिस के जवान दौड़कर उनकी तरफ आए। वो सब मुसल्लह थे। शायद आज एहतियातन दूसरे थाने से भी कुछ सिपाही बुलवाए गए थे। अरे आप! सब इंस्पेक्टर फरीदी को देखकर चीखा और फिर मुतहिराना अंदाज में जमीन पर पड़े हुए आदमियों को देखने लगा। हमें कुछ और आदमियों की तलाश है जो इस वक्त भी यहीं कहीं मौजूद हैं, फरीदी ने कहा। मगर ये हैं कौन? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। कातिल, साजिशी और खतरनाक किस्म के मुजरिम। उनके वारंट मेरे पास मौजूद हैं। इन्हें उठवा कर ले जाइए। हम दूसरों की तलाश में हैं और ये कस्बे वालों की भीड़ यहाँ से हटवा दीजिए। कोई गड़ी के अंदर ना आने पाए। सब इंस्पेक्टर जमीन पर पड़े हुए आदमियों को उठवाने का इंतजाम करने लगा और ये लोग दूसरों को ढूंढने में मशगूल हो गए। आखिर गए कहाँ? कैप्टन हामिद पुरतशवीश लहजे में बोला। अगर ऊपर चढ़ते तो साफ दिखाई दे जाते। एक ने चढ़ने की कोशिश की थी, हम में से किसी के गोली का निशाना बन गया था। ऊपर तो नहीं गए, फरीदी ने पुरख्याल अंदाज में कहा। तो फिर जमीन में घुस गए होंगे, हामिद तंजिया लहजे में बोला। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। वो थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें गिरी हुई इमारतों के मलबे के दरमियान एक तंग सा रास्ता दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ के ढेर 6-7 फीट से कम बुलंद नहीं थे। वो उसमें घुस पड़े।
गालबन वो इसी रास्ते से फरार हुए हैं, फरीदी मायूसाना अंदाज में बोला। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बहुत ज्यादा दूरंदेशी भी अच्छी नहीं होती। अगर मैं सीटी वगैरह के चक्कर में ना पड़ा होता तो वो निकल कर जा नहीं सकते थे। फिर भी इंस्पेक्टर जावेद बोला, वो बचकर कहाँ जाएंगे? मेरे ख्याल से तो अब तुम वो काम शुरू कर दो जिसके लिए दर्द-सर मोल ली है। फिलहाल रास्ता साफ हो गया है। इस नक्शे की मदद से तो हम उम्र भर भी वहां ना पहुंच सकेंगे, फरीदी ने कहा, क्योंकि शायद ज़ाहिरी निशानात मिट चुके हैं। मैंने उस नक्शे को समझने की कोशिश की है। भटनागर का साथी मीनार से 25 कदम तक बिल्कुल ठीक चला था। इस जगह बिच्छू के डंक की शक्ल की किसी इमारत के आसार जरूर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ठीक उसी जगह खुदाई की जाए। अगर ये सही है तो उस तख्त को किसी तहखाने ही में होना चाहिए। वो लोग अभी तक इस तंग रास्ते में चल रहे थे। दफतन कुछ दूर पर उन्हें एक साया सा दिखाई दिया और फिर फौरन ही गायब हो गया। उनकी टॉर्चों की रोशनी दूर तक फैलती चली गई, लेकिन पूरी राह सुनसान पड़ी थी। जिस जगह साया दिखाई दिया था वहां पहुंचकर फरीदी रुक गया। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थीं। करीब ही उसे एक गार दिखाई दिया जिसके दहाने पर झाड़ियां उगी हुई थीं। फरीदी ने झाड़ियों को हाथ से हटाकर अंदर रोशनी डाली। ये एक बड़ा सा गार था जिसका दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता था। अंदर सीलन और बदबू फैली हुई थी। वो जमीन गीली थी। फरीदी अपने साथियों की तरफ मुड़ा। यहाँ देखो, पैरों के ये निशानात बिल्कुल ताज़ा मालूम होते हैं, उसने कहा। हाँ है तो, हमीद ने कहा, और कई आदमियों के मालूम होते हैं। तो आओ, फिर इंतजार किस बात की है? फरीदी ने कहा, अगर डॉक्टर भटनागर हाथ आ गया तो मुमकिन है कि हम वो रास्ता ही पा जाएं, वरना वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है। वो सब गार में उतर गए। फरीदी आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर तक जमीन बिल्कुल गीली थी। अंदर घुसते ही उन पर मच्छरों ने यलगार कर दी थी। हामिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कई एक उसकी नाक के रास्ते पेट में भी उतर गए हों। इतने मच्छरों की भिनभिनाहट उसके दिमाग के चूल्हे हिलाए दे रही थी। वो अपने मुंह पर थप्पड़ लगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए गार तंग होता गया और फिर कुछ और आगे चलकर सिर्फ इतना बड़ा सुराग रह गया जिससे सिर्फ एक आदमी लेटकर गुजर सकता था। फरीदी ने झुककर उसमें टार्च की रोशनी डाली और फिर उछलकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें चपकने लगी थीं। तुम सब एक बार इसकी जियारत कर लो, वो कपकपाई हुई आवाज में बोला। सबसे पहले हमीद झुका और वो भी सीधा खड़ा हो गया। उसकी नजरें जवाब तलब अंदाज में फरीदी की तरफ उठी हुई थी। बारी बारी सबने देखा और बुत बनकर रह गए। क्या ख्याल है? फरीदी फिर बोला। तो क्या वो दरवाजा? हमीद उससे आगे ना कह सका। उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उन्हें तख्ते अकरब मिल ही जाएगा। उसने उस सुराख से चंद कदम के फासले पर एक दरवाजा देखा था। देखो देखो, फरीदी सुराख पर झुकता हुआ बोला। ये सुराख भी कुदरती नहीं मालूम होता। उसके गिर्द जमी हुई काई ये बताती थी कि ये सुराख खास तौर पर बनाया गया है। और फिर यहाँ काई का क्या काम, जबकि यहाँ पानी की एक बूंद भी न पहुंच पाती होगी। जरा ये करीब जवार की जमीन देखो, ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ कभी पानी पड़ा ही नहीं। फिर यहाँ इस दहाने में काई कहाँ से आई? इसका तो यही मतलब हो सकता है कि उसकी सिंचाई की जाती है। मुमकिन है ऊपर का पानी रिस रिस कर यहाँ तक पहुँचता हो, हमीद ने कहा। अगर ये बात होती तो हमारे ऊपर का हिस्सा भी नम होता, लेकिन वो बिल्कुल ही खुश्क पड़ा है। खैर, तो अब क्या इरादा है? हमीद बेसब्री से बोला। मैं ही शुरुआत करता हूँ, फरीदी ने कहा। और फिर वो देखते ही देखते जमीन पर लेट कर सुराख के अंदर रेंग गया। यके बाद दीगरे दूसरों ने भी उसकी तकलीद की। फरीदी एक पत्थर के टुकड़े पर झुका हुआ उसे देख रहा था। फिर उसने एक सुराख पर रख दिया। बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी चीज पर ढक्कन लगा दिया गया हो। उसने उसे फिर हटाया। ये देखो, उसमें भी एक तरफ ऐसी ही काई लगी हुई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सचमुच उस सुराख का ढक्कन है। अगर उसे इसमें लगा दिया जाए तो दूसरी तरफ से ये रास्ता कतई मसदूद हो जाएगा। भाई, दाद देनी पड़ती है उस कारीगरी की। वो बोलते बोलते खुद ब खुद चौंक पड़ा और फिर कहने लगा, तो क्या भटनागर से पहले भी कोई उस तहखाने पर कब्जा कर चुका है? उसे छोड़ो, अब ये बताओ कि क्या किया जाए, इंस्पेक्टर जावेद ने कहा। फरीदी पत्थर को छोड़कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसके दरवाजों से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। फरीदी आगे बढ़कर दरवाजे से झांकने लगा और फिर फौरन ही पीछे हटाया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं तुम लोगों को हरगिज अंदर ना झांकने दूंगा, वरना तुम लोग भाग निकलोगे। क्यों क्यों? सब लोग आगे बढ़े। नहीं, अभी ठहरो, फरीदी ने कहा और दरवाजे को अपनी तरफ खींचने लगा।
मैं तुम लोगों को हरगिज अंदर ना झांकने दूंगा, वरना तुम लोग भाग निकलोगे। क्यों क्यों? सब लोग आगे बढ़े। नहीं, अभी ठहरो, फरीदी ने कहा और दरवाजे को अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन वो दूसरी तरफ से बंद था। उसने काफी जोर से किया, लेकिन वो दरवाजा टस से मस ना हुआ। तोड़वाना पड़ेगा, फरीदी ने पुरख्यार अंदाज में कहा। हमीद मुस्तरबाना अंदाज में आगे बढ़ा। उसने दरवाजे की दरी से आंख लगा दी। दूसरे लम्हे वो चीख कर फरीदी पर आ रहा। क्यों, बस मर गए? मना किया था, फरीदी ने उसे अलग हटाते हुए कहा। बेटे हमीद साहब, ये वही बावली है जिसकी मुझे तलाश थी, जहां मैंने चंद घंटे गुजारे थे। लेकिन उस वक्त मुझे ये दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया था। क्या देखा था? मैंने भी उस वक्त यही देखा था। लेकिन उस वक्त मुझे ये दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया था। क्या देखा? मैंने भी उस वक्त यही देखा था। कर्नल कपूर भी झपट कर दरवाजे के करीब आया, लेकिन उसका भी वही हशर हुआ जो हमीद का हुआ था। क्या बात है भाई? कैप्टन जलीस ने अपने क्लॉक टावर जैसे जिस्म को आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, उधर मत जाओ, कर्नल कपूर ने भल्लाई ही आवाज में कहा। आखिर क्यों? इंसानी खोपड़ियां खिला में नाच रही हैं और उनमें चिराग जल रहे हैं। अरे बाप! कैप्टन इब्राहिम, जेलिस ने बौखला कर कहा और घबराहट में ऊँट की तरह बिलबिलाने लगा। छोड़ो यार, शफीकुर रहमान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। रोशन दिमागों की खोपड़ियां होंगी। बारी बारी सबने अंदर झांका और सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। खुसूसन इब्राहिम जलीस की बिलबिलाहट और ज्यादा बढ़ गई। यार जलीस, फरीदी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम एक बार टार्जन से कुश्ती लड़ जाओ, तुम्हारी सारी कलेजी खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। उसने कोई जवाब न दिया। उसकी बिलबिलाहट बदस्तूर जारी थी। उस दरवाजे को तोड़ना चाहिए, फरीदी ने कहा। तब तोड़ना? क्या कह रहे हैं हजरत? जलीस ने कांपते हुए कहा। यार, मैं तुम्हें बहुत बड़ा बहादुर समझता था। फरीदी ने बात देखकर तमाम उन्हें राजी किया और जलीस के अलावा वो सब मिलकर जोर लगाने लगे। दफतन अंदर किसी वहशी दरिंदे की गुर्राहट सुनाई दी और वो सब घबरा कर पीछे हट गए। तुम लोग ना जाने किस रेगिस्तानी मिट्टी के बने हो, फरीदी ने झुल्ला कर कहा। अरे बाबा, सबके पास रिवाल्वर हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। मलंग कौन? जलीस फिर हकलाया। यार तुम चुप ही रहो, फरीदी होंठ सिकोड़ कर बोला। गुर्राहट बराबर सुनाई दे रही थी और वो सब बुरी तरह कांप रहे थे। खुसूसन हमीद और जलीस की तो जान ही निकल रही थी। आखिर तुम उसे क्या समझते हो? फरीदी ने कहा। भूत, कैप्टन हामिद ने कहा। बकवास! अगर वो भूत है तो अंदर ही से क्यों गुर्रा रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता? अगर वो वाकई भूत होता तो अब तक तुम्हारी गर्दनें किस तरह सलामत रहती? मगर मगर हमीद ने कुछ कहना शुरू किया। आप तो बराह करम खामोशी रहिए, चौगत कहीं के। फरीदी उन्हें बड़ी देर तक समझाता रहा और फिर किसी न किसी तरह उन्हें दरवाजा तोड़ने पर राजी कर लिया। बात देखकर तमाम एक तख्ता निकल सका, इतना ही काफी था। फरीदी ने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और दोनों पट खोल दिए। गुर्राहट की आवाज और ज्यादा तेज हो गई थी। फरीदी ने अंदर दाखिल होते ही खिला में नाचती हुई खोपड़ियों पर फायर किए। सबकी सब चटाक चटाक टूटकर बिखर गई और बाउली में अंधेरा फैल गया। सबने टार्चें रोशन कर ली। उन्हें 8-10 आदमी जमीन पर औंधे पड़े दिखाई दिए, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये डॉक्टर भटनागर के आदमी थे और गालिबन वो भी उन्हीं में रहा होगा। फरीदी ने उस तरफ रोशनी डाली जिधर से गुर्राहट की आवाज आ रही थी और हमीद बेख्तियार चीख पड़ा। अरे, ये तो अरसला नूस है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ, ऊपर के दरीचे से आवाज आई। और अब तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। फरीदी ने कहा लगाया। दूसरे ही लम्हे में एक फायर हुआ। गोली सनसनाती ही उसके कान के पास से निकल गई। उसने फायर कर दिया, फिर बावली की तंग फिजा पै दर पे फायरों से गूंज उठी। फरीदी आहिस्ता आहिस्ता जीनों की तरफ लेंग रहा था। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वो ऊपर पहुंच गया। अरसला नूस के रिवाल्वर से निकलते हुए शोले ने उसकी रहनुमाई की और उसके करीब पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। अंधेरे में दोनों एक दूसरे से गुत्थे हुए जोर आजमाई कर रहे थे। क्या पकड़ लिया? नीचे से किसी ने पूछा। आवाज़ सुनकर फरीदी उस तरह चौंका कि उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और अरसला नूर साफ निकल गया। फरीदी अंधेरे में उसके दौड़ने की आवाज़ पर उसका ताक़ुब करने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दरवाज़ा बंद किया गया हो। इतनी देर में उसके साथी भी ऊपर आ गए थे। टॉर्च की रोशनी में एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उन्होंने जोर लगाकर उसे खोलना चाहा, मगर उनकी कोशिश बेकार गई। दरवाज़ा बहुत मजबूत था। भटनागर के साथियों में से एक की कमर में कुल्हाड़ी लटकी हुई है, फरीदी ने कहा और हमीद दौड़ता हुआ नीचे चला गया। फिर चंद लम्हों के बाद वो दरवाज़ा कुल्हाड़ी की ज़रबों से हिल रहा था। देखते ही देखते उन्होंने उसे भी तोड़ गिराया और साथ ही अंदर से एक फायर हुआ और फरीदी का साथी चीख कर पीछे लुढ़क गया।
बकैया लोग इधर उधर हो गए। फायरों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। अरसलानूस, रिवाल्वर फेंक दो, फरीद ने चीख कर कहा। नहीं, हरगिज नहीं, तख्त मेरा मेरा है, मेरे जीते जी कोई नहीं ले सकता। वो बराबर फायर करता रहा और इधर से भी फायर होते रहे। दफतन अंदर चीख सुनाई दी। हो उफ, वाह, मेरा है, ये मेरा है, कोई नहीं ले जा सकता। वाह, हा, मेरा हा। अंदर से गोली चलनी बंद हो गई थी। फरीदी ने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तख्ते अकरब रोशनी में दमक रहा था और उसमें जड़े हुए हीरे जगमगा रहे थे। अरसलानूस ने उसे इस तरह दबोच रखा था जैसे वो इंतहाई मोहब्बत से किसी बच्चे को प्यार कर रहा है, और उसके खून की बूंदें तख्त से जमीन पर दिस रही थीं। गोली उसके सीने में लगी हुई थी। मेरा हाय, वो एक बार फिर तड़पा और जमीन पर आ रहा। उसका मुंह फैल गया था और आंखें हल्कों से निकल पड़ी थी। दफतन फरीदी को उस साथी का ख्याल आया जिसे गोली लगी थी। वो तेजी से पलटा और गिरे हुए साथी पर झुक पड़ा। यह कैप्टन हामिद था। गोली उसकी रान में लगी थी और वो बेहोश था। फरीदी जख्म का जायजा लेने लगा। उसके ख्याल के मुताबिक हड्डी नहीं टूटी थी, गोली ने सिर्फ गोश्त को छेदा था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर जावेद बाहर से मदद ले आया और वो सुराख खोद खोद कर बढ़ाया गया जिससे वो अंदर आए थे। भटनागर और उसके बेहोश साथी वहां से उठवाए गए। कैप्टन हामिद को भी निकाला गया, वो अभी तक बेहोश था। अरसलानोश की लाश उठवाई गई। न जाने क्यों उसकी मौत के बाद हमीद के दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो सोच रहा था कि उसकी मौत को वो काफी अरसे तक ना भुला सकेगा। उसके ख्याल के मुताबिक अरसलानोश बुरा आदमी नहीं था, उस बेपनाह दौलत ने उस पागल बना दिया था। अगर वो चाहता तो उन्हें उसी रात मार डालता जब वो पहली बार गड़ी में दाखिल हुए थे। फरीदी भी मुस्तबाना अंदाज में टहल रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो उसकी रोशनी में बाउली का जायजा ले रहा था। वो देखो, उसने हमीद को मुखातिब किया, ऊपर बारीक बारीक तार नजर आ रहे हैं। वो खोपड़ियां उन्हीं तारों पर नाचा करती थी। शायद अरसलानूस ने भूले भटके आदमियों को डराने के लिए ये सारा इंतजाम किया था, ताकि यहाँ के आसेबी किस्सों की शोहरत हो और लोग इधर आना ही छोड़ दें। गालबन हमें भी वो इसीलिए यहाँ उठा लाया था। हमीद कुछ नहीं बोला। वो अरसलानूस की मौत के मुतालिक सोच रहा था। अरसलानूस की मौत जैसे शायद वो कभी ना भुला सके। उसने उससे पहले भी सैकड़ों मौतें देखी थी। कई खुद उसकी गोली का निशाना बने थे, लेकिन वो किसी की मौत से इतना मुतासिर नहीं हुआ था। दूसरे दिन दोपहर को सूरत मिर्जा की हवेली के वसी हॉल में जिले के सारे बड़े बड़े हुक्काम जमा थे। तख्त अकरब दरमियान में रखा हुआ था। उसके मुतालिक अंदाजा लगाया था कि वो 3-4 मन से किसी तरह कम ना होगा, और उसमें लगे हुए जवाहरात की कीमत के मुतालिक कोई ख्याल आराई भी ना कर सका था। हॉल में बैठे हुए लोग फरीदी की तकरीर बड़े गौर से सुन रहे थे। वो शुरू से सारी दास्तान बयान कर रहा था। दफतन उसने एक सवाल किया, क्या अरसलानूस उस तख्त पर अरसे से काबिज था? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सब खामोश थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी जेब से एक किताब निकाली। यकीनन वो उस पर अरसे से काबिज था, उसने कहा। उसका सबूत उस डायरी से मिलता है। यह अरसलानूस की डायरी है। मैं आपको उसके बाद खास खास हिस्से सुनाता हूँ। 26 मई 1928। मुझे हैरत है कि मैं आज खुशी से मर क्यों ना गया। मैंने तख्ते अकरब तक का रास्ता पा लिया है। वो तख्त मुझे मिल गया है जिसे मैं जिन्नों और परियों की कहानी का कोई तख्त समझ रहा था। मेरे खुदा, इतनी दौलत! अब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुल्क का दौलतमंद तरीन आदमी। मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है जिसका जरिए से तख्ते अकरब तक पहुँचा हूँ, और ऊपर के सारे निशानात भी मिटा दिए हैं। एक दूसरा रास्ता बनाने का इरादा रखता हूँ। फरीदी खामोश हो गया, फिर थोड़े वक्फे के बाद बोला, अब उसके पागलपन की वजह भी सुनिए। लिखता है, ओह मेरे खुदा, मैं क्या करूं, इसे कहाँ ले जाऊं? उस तख्त ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है, दिन का सुकून छीन लिया है। मैं उसे क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा। फरीदी ने बहुत सारे बर्फ उलट डालने के बाद फिर मजमे की तरफ देखा और आहिस्ता वो से बोला, अब उस वक्त की तहरीर सुनिए जब से मैं उस अलमिये में दाखिल होता हूँ। मैं तो उसे अलमिया ही कहूँगा। मुझे मरने वाले से गहरी हमदर्दी है। सुनिए। गई रात 2 आदमी उस शैतानी कुत्ते को उस मीनारे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उनकी हिमाकत पर हंसी आई और उनकी दिलेरी पर अशश करता रह गया। मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो तख्ते अकरब की तलाश में ना हो। इत्तेफाकन उन पर एक दीवार आ गिरी और मैं उन्हें तहखाने में उठा लाया, और फिर मैंने उन्हें डराने की स्कीम बनाई ताकि वो फिर इधर का रुख ना करें।
मैंने 3-4 इंसानी खोपड़ियों को, जो मुझे उसी तहखाने में मिली थीं, पतले पतले तारों पर नचाना शुरू किया। उनमें कंदीलें भी रोशन कर दी। एक आदमी को होश आया। वो वाकई बहुत दिलेर मालूम होता है। उसके चेहरे से जर्रा बराबर भी हिरास नहीं जाहिर हो रहा था। उसने रिवाल्वर से उन खोपड़ियों पर गोली भी चलानी चाही। मैंने एक चमगादड़ उसके हाथ पर खींच मारा। रिवाल्वर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे मैंने तार में फंसाकर ऊपर खींच लिया, लेकिन वो फिर भी खौफ न हुआ। क्या वो तुम थे? कई आवाजें आईं। खुदा बेहतर जानता है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। अब आगे सुनिए। अरसलनुस ने उस शैतानी चरखे में नवाब साहब और उनकी साहबजादी को भी फांसने की कोशिश की थी। उनके मुताल्लिक़ भी उसने तहरीर किया है। लिखता है, मैंने इंस्पेक्टर फरीदी को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरी चाल चली है। खुदा करे वो धोखा खा जाए। अगर ये दांव उस पर चल गया तो वो उसे 100% आसेबी मामला समझकर उससे हाथ खींच लेगा। इसके लिए मैं जमीला के फाउंटेन पेन चुराकर यदराज गढ़ी के उसी ढेर पर डाल आया हूँ जिसमें फरीदी और हमीद दब गए थे। मुझे यकीन है वो कम से कम दिन में तो उधर ज़रूर ही आएंगे। फिर फरीदी ने फाउंटेन पेन का किस्सा बताते हुए कहा, उसकी आखिरी तहरीर भी सुन लीजिए। लिखा है, कल रात को देर तक गढ़ी में गोलियां चलती रहीं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि फरीदी वगैरह के अलावा भी कोई और तख्ते अकरब के चक्कर में है। ये बहुत बुरा हुआ। क्या अब ये तख्त मेरे हाथ से निकल जाएगा? क्या अब वो मेरा ना रहेगा जिसे मैंने रात रात भर जाग कर हासिल किया है? खुदा वो वक्त न लाए, वो मेरे लिए क़यामत की घड़ी होगी। फरीदी खामोश हो गया। हम लोग आपके उस कारनामे पर मुबारकबाद पेश करते हैं, कमिश्नर ने उठकर कहा। शुक्रिया, फरीदी झुककर बोला, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। तख्त नशीनी एक ज़मीनी दरियाफ्त थी। मैं तो उस कुत्ते की आवाज़ का राज जानने की फिक्र में था। हमें आपकी सलाहियतों से उम्मीद है कि आप उसमें भी कामयाब होंगे, कमिश्नर ने कहा। शाम होते होते तख्ते अकरब मिलिट्री के पहरे में वहां से उठवाकर एक फौजी लारी में रखवाया गया और उसे सरकारी खजाने के लिए रवाना कर दिया गया। शाही नक्कारा डॉक्टर भटनागर के कब्जे से बरामद किया गया। सचमुच उस पर बिच्छू के डंक की तस्वीर पर कुंदा था और उसमें नक्शा बना हुआ था। उसी रात वो खाने की मेज पर फरीदी सौलत मिर्जा को मुहम्मिल अशार का मतलब समझा रहा था। नक्कारे में डंक का मतलब तो आप समझ ही गए। अब आगे चलिए। बिच्छू पर उल्लू बैठेगा। माफ कीजिएगा, ये इशारा मुझे आप ही के खानदान के अफराद की तरफ मालूम होता है, और उस कुतबे का ताल्लुक भी आप ही के किसी बुजुर्ग से रहा होगा, जब भी उन्होंने उल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कि उसका ये मतलब हुआ कि यदराज के बाद से अरसलनुस पहला आदमी नहीं था जिसने उस तख्त को अपनी मिल्कियत समझा हो। आपके खानदान के भी कुछ बुजुर्गों की रसाई उस तक हो गई थी, वरना यदराज के ज़माने में उल्लू का क्या तस्करा। और फिर उन अशार की ज़ुबान मीर सौदा के ज़माने से पहले की नहीं मालूम होती। यदराज तो अकबर के ज़माने में था। फरीदी कुछ देर खामोश रहकर बोला, अब सिर्फ 2 मसले और रह गए हैं। पहला तो कुत्ते की आवाज़, दूसरा ये कि डॉक्टर भटनागर को अस्तबल में नक्कारे की मौजूदगी का इल्म क्यों कर हुआ। होगा भई, गोली मारो, सूरत मिर्जा उकताकर बोला। कमबख्तों ने जमीला की तो जान ही ले ली। अब क्या हाल है, कुछ बोलती है या नहीं? सिर्फ 2 बातें कहती है, उनके अलावा और कुछ नहीं। कभी पूछती है कि मैं किस तरह जली, और कभी कहती है कि मैं वही ड्रामा देखूंगी जो मैंने इंग्लैंड में देखा था। बस यही 2 बातें। कैसा ड्रामा? फरीदी चौंक कर बोला। अरे भाई, क्या बताऊं। उसके उस कहने पर मुझे याद पड़ता है कि शायद उस पर उसी ड्रामे के देखने के बाद दौरा पड़ा था। ड्रामे की नोयत याद है आपको? फरीदी ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। नोयत क्या, नाम ही याद है। अंतूनी और क्लोपेत्रा ड्रामा था। कदीम मिस्र के अफराद, फरीदी ज़ेर-ए-लब बड़बड़ाया, फिर सूरज मिर्जा की तरफ देखकर बोला। तो वो दौरा किस तरह पड़ा था? जमीला ड्रामा शुरू होने से पहले ही सो गई थी। जब ड्रामा शुरू हुआ तो मैंने उसे जगा दिया। वो चुपचाप बैठी देखती रही। ड्रामा खत्म होने के बाद मुझे ये शक गुजरा था कि जमीला जाग तो रही है, मगर शायद अपने होश में नहीं है। ओह, 100% यही बात रही होगी, फरीदी ने कहा। अच्छा, उससे पहले भी कभी उन्होंने उस ड्रामे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की है? मेरी याददाश्त में तो कभी नहीं, सौलत मिर्जा बोला। जब से जली है तभी से कह रही है। अच्छा, क्या उस ड्रामे में भी आग लगने का कोई मंजर था? अब तो मुझे इतना याद नहीं। ज़रूर रहा होगा, फरीदी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। सूरत मिर्जा इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखने लगा। देखिए, इस किस्म की ज़हनी बीमारियों का सबब मालूम हो जाने पर मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जमीला साहब को वो सिचुएशन याद आ गई है जहाँ से उनकी बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे तो यकीन है कि अब उन पर दौरे ना पड़ेंगे, और अगर अब भी दौरे पड़ते हैं तो आप उन्हें ज़रूर किसी साय को
एनालिस्ट को दिखा दीजिए। मर्ज के शुरुआत के वक्त की सिचुएशन तो अब आपको याद आ ही गई है। महज उसी नुक्ते से वो उनका नफ्सियाती तज्जिया करके मर्ज दूर कर देगा। फरीदी की गुफ्तगू से सहूलत मिर्जा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नजर आने लगे। दूसरे दिन सुबह फरीदी और हमीद यदराज गढ़ी की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ 2 मजदूर भी थे। फरीदी उस मीनारों को खुलवाने का इजाजतनामा पहले ही हासिल कर चुका था। मजदूरों ने 1 घंटे के अंदर ही अंदर दरवाजे में चुनी हुई ईंटें अलग कर दी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अबाबीलों की ईंट की बदबू फैली हुई थी। उनके दाखिल होते ही 2-3 चिमगादड़ें निकलकर उजाले में चकराने लगी। वो चक्करदार जीने तय करते हुए ऊपर जाने लगे। हमीद दिल ही दिल में पेशताब खा रहा था। उस मामले में उसे जर्रा बराबर भी शुबा नहीं था। उसे यकीन था कि वो इंसानी कारनामा नहीं है। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर फरीदी रोशनदान से बाहर की तरफ देखने लगा। उसने करीब करीब हर रोशनदान से बाहर झांका और फिर अचानक एक रोशनदान पर उसकी नजरें जम गईं। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे वो दूसरे रोशनदानों से उसका मुवाजना कर रहा हो। ला हौल वला कुव्वत, फरीदी आहिस्ता से बड़बड़ाया। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आओ वापस चलें। उस वक्त तो बस कोफ्त हो गई। मैं तो समझा था कि कोई ना समझ में आने वाला मामला होगा। क्या धरा है इसमें? आखिर क्या बात है? बहुत सामने की बात है प्यारे, फरीदी ने कहा। मगर ठहरो, इस तरह शायद तुम्हारी समझ में ना आए। लिहाजा किसी मजदूर से 1 आध बाल्टी पानी मंगवा लो। क्या मतलब? ओ हमीद के बच्चे, कभी कभी मतलब पूछे बगैर भी कोई काम कर डाला करो। हमीद नीचे उतरने लगा। उस वक्त फिर बारिश के आसार मालूम हो रहे थे। मगरिब से सियाह और बोझल घटाएं उठ रही थी। हवा भी तेज हो गई थी। हमीद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मीनारा हिल रहा हो। नीचे सहूलत मिर्जा और उसके दूसरे दोस्त खड़े थे। क्यों भाई, क्या रहा? सहूलत मिर्जा ने पूछा। फिलहाल 1 बाल्टी पानी होना चाहिए, हमीद मुस्कुराकर बोला। पानी? पानी क्या होगा? कुत्ता प्यासा है। कुत्ता? जी हाँ, ऊपर तशरीफ ले जाइए। सहूलत मिर्जा के साथ उनका एक नौकर भी था जो उसके इशारे पर पानी लेने के लिए चला गया और वो लोग मीनारे पर चढ़ने लगे। फरीदी दीवार से टिका हुआ सिगार पी रहा था। उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। आखिर तुम ना माने, सहूलत मिर्जा ने कहा। भला मानता कैसे, जबकि ये सारी मशक्क़त मैंने इसीलिए बर्दाश्त की थी। मगर हकीकत तो यह है कि यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत बड़ी मायूसी हुई है। क्यों मायूसी? क्यों? इसलिए कि एक बहुत ज़रा सी बात सैकड़ों बरस से लोगों के खौफ का बायस बनी हुई है। आखिर क्या? ज़रा पानी आ जाने दीजिए। थोड़ी देर बाद पानी आ गया और फरीदी ने रोशनदान पर छींटे देना शुरू कर दिए। ये भी ठीक नहीं, फरीदी ने कहा और बाल्टी रोशनदान के ऊपर बनी हुई एक कार्निस पर रख दी। और फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसे भिगोकर उसका एक सिरा बाल्टी में डाल दिया और दूसरा रोशनदान पर लटका दिया। उससे फिर रोशनदान पर पानी टपकने लगा। इससे रोशनदान पर पानी टपकने लगा। अभी काफ़ी देर लगेगी, फरीदी ने कहा। आइए मैं आपको वो बावली दिखाऊं जहाँ तख्त अकरब रखा हुआ था। हमीद को उसने वहीं रोककर रोशनदान को तर करते रहने के लिए कहा और मिर्ज़ा वगैरह को लेकर नीचे उतर गया। वो तकरीबन 3-4 घंटे तक बावली में रहे। उन्होंने वो रास्ता तलाश कर लिया जिसे अरसलानूस ने बंद कर दिया था। जब वो गली से निकल रहे थे तो उन्होंने कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। फरीदी बेख्तियार हंसने लगा, लेकिन दूसरे लोग बदहवास हो गए। घबराइए नहीं, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मैंने उस भूत को भी पकड़ लिया है, आइए मेरे साथ। मीनार के करीब पहुंचकर फरीदी ने देखा कि हमीद मीनार से बहुत दूर खड़ा तरह तरह के मुंह बना रहा है। कुत्ता रह रहकर रो रहा था। क्यों, क्या बात है? फरीदी ने हंसकर पूछा। क्या शैतान के कान बहरे हो गए हैं? हमीद झल्लाकर बोला। खैर खैर, आओ मेरे साथ, फरीदी उसे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। तकरीबन सभी ऊपर जाते हुए हिचकिचा रहे थे। बदअक्कत तमाम वो उन्हें ऊपर ले गया। बलाई मंजिल बिल्कुल खाली थी, लेकिन कुत्ते के रोने की आवाज़ बदस्तूर जारी थी और यहाँ ये इतनी तेज थी कि उनके कान फटे जा रहे थे। यहाँ इधर रोशनदान में देखिए, फरीदी मुस्कुराकर बोला। यहाँ उस लकड़ी की फ्रेम की क्या ज़रूरत थी? इसके बगैर भी रोशनदान बनाया जा सकता था। और फिर देखिए कि उसमें सुराख सुराख की जगह की क्या ज़रूरत थी? रोशनदान का मतलब ये नहीं होता कि 1-2 इंच कतर रखने वाला सुराख बना दिया जाए। हाँ तो अब देखिए, लकड़ी के भीगने की वजह से ये सुराख पहले से ज़्यादा तंग हो गया है और सामने वाले बड़े रोशनदान से आने वाली हवा के झोंके जब इस सुराख से गुजरते हैं तो ये आवाज़ पैदा होती है। जब ये खुश होकर कुशादा हो जाता है तो ये आवाज़ नहीं पैदा होती। मगर इस तरह आवाज़ कैसे? एक साहब ने कहा। कभी बांसुरी बजाई है आपने? फरीदी ने कहा। बांसुरी की आवाज़ का दारो मदार भी उसके सुराखों पर होता है। हाँ तो नवाब साहब, ये दरअसल एक इशारा था जिसे लोगों ने आज से भी खलल समझ लिया। ये इशारा इस बात का था कि अब उस करीब की नदी में सैलाब आने वाला है, यानी इतनी बारिश जिससे भीगकर ये सुराख इस हद तक तंग हो जाए कि उस किस्म की आवाज़ें निकलने लगी।
ندی میں سیلاب کی اطلاع لانے کے لیے یہ آواز کافی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دراز کے زمانے میں لوگ اس سے واقف رہے ہوں گے اور اس کی پہلی آواز پر گاؤں خالی کرنا شروع کر دیتے ہوں گے۔ سب لوگ پرسکوت انداز میں فریدی کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر کوئی کچھ نہ بولا۔ آج بھی یہ کتا رو رہا ہے، فریدی آنکھ مار کر بولا، لیکن آج سیلاب نہیں آئے گا۔ ویسے گاؤں والوں میں ہلچل ضرور پیدا ہو گئی ہوگی اور وہ بھاگ بھی رہے ہوں گے۔ بھائی خدا کی قسم، تم سے بڑا بھوت بھی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، سہولت مرزا نے مسکرا کر کہا۔ آئیے اب چلیں، فریدی نے کہا، ورنہ بیچارے گاؤں والے خواہ پریشان ہوں گے۔ راستے میں فریدی حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیوں حمید صاحب، کیا خیال ہے؟ اب شاید آپ میرے منہ سے بھی اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ حمید منہ سکوڑ کر بولا۔ حالانکہ نواب صاحب نے بڑے مناسب الفاظ میں آپ کی تعریف کر دی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ گاؤں میں انتشار پھیل گیا تھا۔ سہولت مرزا نے فوراً ندی کے کنارے بسے ہوئے لوگوں میں آدمی دوڑا دیے تھے، جو لوگوں کو سب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب تک کھڑکی بھیگتی رہی، کتے کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ اسی شام کو اطلاع ملی کہ ڈاکٹر بھٹناگر نہ جانے کس طرح حوالات میں خودکشی کر لی۔ اس طرح فریدی اپنے ایک سوال کے جواب سے محروم رہ گیا، وہ یہ کہ ڈاکٹر بھٹناگر کو اسپتال میں نقارے کی موجودگی کا علم کیوں کر ہوا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر شکیلہ فریدی سے کہہ رہی تھی، ان واقعات کی رپورٹ کی ایک کاپی اپنے دستخط سمیت مجھے بھی بھجوا دیجیے گا۔ خدا کے لیے اب آپ اپنی شادی کر لیجیے، حمید نے آہستہ سے فریدی کے کان میں کہا، اور فریدی داغ پیس کر رہ گیا۔ اگر سہولت مرزا وغیرہ موجود نہ ہوتے تو وہ حمید کی پیٹھ پر ایک زوردار گھونسا ضرور رسید کر دیتا۔ بہرحال وہ سب حمید کو استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور فریدی دل ہی دل میں تاؤ کھا رہا تھا۔ ختم شد۔